कोश प्रवाह विवरण पर यह 5वां ई लेक्चर है और इसमें कोश प्रवाह विवरण और उससे संबंधित समायोजन के उदाहरण सहित उसको अपन समझेंगे। ये बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है। विषय ईएफएम सेकंड वित्तीय प्रबंध फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मैं डॉक्टर मनुशरत पाठक ईएफएम विभाग एसआरएलएस राजकीय महाविद्यालय कालाडेरा जयपुर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपन प्रारंभ करते हैं। यहां पर इस उदाहरण में प्रोविजन फॉर टैक्स और जो प्रपोज्ड डिविडेंड है उसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाता है, अगर उसको फिक्स्ड लायबिलिटी मानते हैं, उसको एक उदाहरण से द्वारा समझाया गया है। और इस वीडियो लेक्चर में दूसरे पार्ट में जो कोश प्रवाह विवरण का महत्व है उसको बताया गया है। तो देखिए इस उदाहरण में, द फॉलोइंग आर द समराइज ऑफ द बैलेंस शीट्स ऑफ ए कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2005 और 31 मार्च 2006 है। दो बैलेंस शीट दे रखी है, 2005 की और 2006 की। सूचनाएं क्या दे रखी है? शेयर कैपिटल यानी लायबिलिटी साइड में 4 लाख और 6 लाख, यानी 4 लाख पहले और 6 लाख हो गया, बढ़ गया। प्रॉफिट लॉस अकाउंट 2,50,000 3,50,000। डेप्रिशिएशन फंड दे रखा है यहाँ पे अलग से 80,000 और 1,20,000। तो डेप्रिशिएशन फंड का भी ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाता है? बैंक लोन 1,60,000 और 80,000 कम हो गया। क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी है 1,20,000 और 1,35,000। प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स 40,000 60,000 और 40,000 और 55,000। दोनों को अपन फिक्स लायबिलिटी मानकर ट्रीट किया है इस उदाहरण में। असेट साइड की तरफ दे रखा है लैंड बिल्डिंग एट कॉस्ट 3 लाख और 4 लाख। प्लांट मशीनरी एट कॉस्ट 4,60,000 6,30,000। इन्वेंट्रीज करंट असेट्स है 1,80,000 2 लाख। सन्डी डेटर्स 1 लाख और 1,55,000। कैश बैंक बैलेंस 50,000 और 15,000। इस तरीके से सूचनाएं दे रखी है, दो बैलेंस शीट दे रखी है। आगे और सवाल दे रखा है। इसमें क्या रखा है कि ए मशीनरी विच वॉज परचेस्ड फॉर ₹60,000 वॉज सोल्ड फॉर 4,000। ये 4,000 रुपए की मशीन बेची गई जो कि 60,000 रुपए में खरीदी गई थी। इसका जो बुक वैल्यू है वो कह रहा है 6,000 रुपए है। इसकी जो बुक वैल्यू है वो 6,000 रुपए बताई है। द कंपनी ऑल्सो परचेज न्यू इक्विपमेंट ड्यूरिंग द ईयर। द कंपनी हैड इशूड न्यू शेयर्स टू द एक्सटेंड ऑफ ₹2 लाख रुपए के नए शेयर्स इशू किए गए। टैक्स पेड किया 43,000। तो इन सभी सूचनाओं के आधार पर हमको जो है वो क्या बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल और स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। तो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल किस प्रकार से बनेगा? उसमें करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज अपन छांटते हैं। किस प्रकार से बनता है, अगर आप इसको और अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो कोश प्रवाह विवरण पर आधारित जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ई लेक्चर है वो जरूर आप देख लीजिएगा। देख, करंट असेट्स में अपन ने इन्वेंट्री छाटा, सन्डी डेटर छाटा और कैश एंड बैंक बैलेंस डाटा। इसमें इन्वेंट्रीज 1,80,000 और 2 लाख यानी बढ़ रहा है। किस तरह से? 20,000 से, तो इनक्रीज में लिख देंगे। डेटर्स भी बढ़ रहा है 55,000 से, तो वो भी इंक्रीज में आ जाएगा। कैश जो है डिक्रीज हो रहा है 35,000 से, तो डिक्रीज में आ जाएगा। करंट लायबिलिटी में जैसे उल्टा करते हैं, करंट लायबिलिटी 1,20,000 1,35,000, यानी अगर करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो वो डिक्रीज में आएगा। कितना? 15,000। अब टोटल कर लीजिए, करंट असेट्स का तो ए आ जाएगा और करंट लायबिलिटी का बी आ जाएगा। तो ए में से बी घटा देंगे अपन, तो ये आ जाएगा 2,35,000 2,10,000। तो इंक्रीज, इसमें जो डिफरेंस आएगा कितना? 25,000। यानी इसमें जो डिफरेंस आएगा वो कितना है? 25,000। तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितना? 25,000। यहाँ पे यहाँ का बैलेंस भी है और यहाँ का बैलेंस भी एक सा आएगा। तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितना है? 25,000। अब इसमें क्या है कि अपन जितने भी खाते हैं महत्वपूर्ण उसको बना लेते हैं इसको और समझने के लिए। तो इसमें देखिए
प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट जो है फिक्स असेट है। तो फिक्स असेट का जो ओपनिंग बैलेंस आएगा वो डेबिट साइड की तरफ आएगा, टू बैलेंस बीडी 4,60,000। जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा बाय बैलेंस सीडी वो क्रेडिट साइड की तरफ आएगा 6,30,000। उसमें क्या रखा है कि मशीन बेची जो 60,000 रुपये में खरीदी थी, यानी 4,000 रुपये में बेच दी, तो वो बाय कैश आ गया 4,000 रुपये, वो कहाँ चला गया, सोर्सेज में चला गया। उसमें क्या रखा था कि उसमें जो बुक वैल्यू थी उसकी 6,000 थी, और उसकी कितने में खरीदी थी, वो खरीदी थी 60,000 में। तो 60,000 माइनस 6,000 यानी 54,000 क्या हुआ, वो उस मशीन पर डेप्रिसिएशन हो गया, बाय वो डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में अपन ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब मशीन जो है वो 4,000 रुपये बिकी, उस पर डेप्रिसिएशन 54,000 था, जबकि उसकी परचेस कितने पे करी थी वो 60,000 में। तो 54 प्लस 4 58, यानी 2,000 का बैलेंस हुआ। तो जो 2,000 का बैलेंस हुआ, ये क्या, ये लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हो गया, जो कि बाय एडजस्टेड पीरियड पे अपन ट्रांसफर कर देंगे। ये सोर्सेज में चले जाएगा, ये जो सेल हुई ये डेप्रिसिएशन फंड में अकाउंट में चले जाएगा 54,000, और ये एडजस्टेड पीरियड में 2,000 चले जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब इसका टोटल कर लिया 6,90,000, इसका बैलेंस आया 2,30,000। तो ये बैलेंस फिगर क्या हुआ, परचेज हुआ, और परचेज ऑफ जो फिक्स असेट्स होता है वो हमेशा जो है यूजेस साइड में जाता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट में यूजेस साइड में इसको लिखेंगे 2,30,000। अब ये डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट देख लीजिए आप, डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट से यहां से ट्रांसफर हुआ ये टू प्लांट एंड मशीन अकाउंट 54,000, इसका टोटल किया 1,74,000, लेस किया जो बैलेंस था 80,000 में से, तो यह आया 94,000। तो पूरा जो डेप्रिसिएशन हुआ इस पूरे प्लांट एंड मशीनरी पे वो कितना हुआ 94,000। तो ये बाय एडजस्टेड पीरियड में अपन ट्रांसफर कर देंगे। इस तरीके जिस तरीके से डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में जो ओपनिंग बैलेंस जो है, क्योंकि ये लायबिलिटी है, उसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखेंगे और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिखेंगे। इस तरीके से प्रोविजन फॉर टैक्स का जो ट्रीटमेंट है उसमें भी ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी 40,000 यहाँ लिखेंगे, और क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी 55,000 यहाँ लिखेंगे। क्या रखा है इसमें सवाल में एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि 43,000 रुपये का टैक्स का भुगतान किया, तो टू बैंक अकाउंट 43,000 कहाँ चले जाएगा, यूजेज में, टैक्स पेड फंड फ्लो स्टेटमेंट में यूजेज में चले जाएगा। ये जो बैलेंस आएगा ये बाय एडजस्टेड पीरियड में ट्रांसफर हो जाएगा 58,000। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट का अपन ट्रीटमेंट करेंगे। अब आइए प्रपोज डिविडेंड, तो प्रपोज डिविडेंड का भी इस तरीके से बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि ये लायबिलिटी यहाँ आएगा 40,000 और टू बैलेंस सीडी 60,000 यहाँ आ जाएगा। ये माना जाएगा 40,000 जो प्रपोज किया है उसका पेमेंट हो गया, तो टू बैंक अकाउंट 40,000, तो प्रपोज डिविडेंड पेड ये चले जाएगा यूजेस साइड में फंड फ्लो स्टेटमेंट में। जो बैलेंस आएगा यहाँ पे वो बाय एडजस्टेड पीरियड में ट्रांसफर हो जाएगा 60,000। तो इस तरीके से प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन और प्रपोज डिविडेंड और डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट को इस तरीके से अपन एडजस्टमेंट करेंगे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लीजिए इसको, मुख्य जो खाता होता है एडजस्टेड पीरियड इसमें, और फंड फ्लो स्टेटमेंट वो किस तरीके से बनेगा। जैसा बताया एडजस्टेड पीरियड में जो डेप्रिसिएशन अकाउंट था वो 94,000 जो अपन ने डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट से निकाला था वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। प्रपोज डिविडेंड जो वहाँ आया था वो 60,000 ट्रांसफर हो जाएगा। प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन में से 58,000 ट्रांसफर हो जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ जो फिक्स एसेट हुआ था 2,000 वो ट्रांसफर हो जाएगा। बाय बैलेंस बीडी यानी ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे बाय बैलेंस 2,50,000 है, और टू बैलेंस सीडी 3,50,000 दे रखा है, यानी बैलेंस शीट में आप दे रखा है। तो ओपनिंग बैलेंस क्योंकि ये लायबिलिटी है यहाँ आएगा और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आएगा। अब इसका टोटल कर लीजिए 5,64,000, इसमें से इसको लेस कर देंगे तो बाय फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा 3,14,000। अब इसी तरीके से फंड फ्लो स्टेटमेंट बना लेंगे। फंड फ्लो स्टेटमेंट जैसा फंड फ्रॉम ऑपरेशन सबसे पहला आइटम आ जाएगा 3,14,000। इश्यू ऑफ शेयर्स क्योंकि बढ़ रहा था, आपने बैलेंस शीट में देखा हो, तो 2 लाख रुपए बढ़ रहा है, तो इश्यू ऑफ शेयर्स यहाँ पे लिख देंगे। सेल ऑफ मशीन अपन ने की थी 4,000, अपन ने इसको दिखाया था प्लांट एंड मशीन अकाउंट में, तो यह 4,000 सोर्सेज में आ जाएगा। परचेज ऑफ लैंड क्योंकि लैंड भी बढ़ा, तो परचेज ऑफ लैंड में जो बैलेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 1 लाख रुपए का, बैलेंस शीट में देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, तो वो भी आ जाएगा।
परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा था वो वाला 2,30,000 वो आ जाएगा। बैंक लोन का जो अपन ने पेमेंट किया वो आ जाएगा 80,000, क्योंकि बैंक लोन कम हुए हैं वो आएगा 80,000। डिविडेंड जो पेड हुआ, यानी प्रपोज डिविडेंड का पेड हुआ 40,000। जो टैक्स पेड हुआ वो अपन ने प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन अकाउंट में दिखाया, वो 43,000 आ जाएगा। इसका टोटल कर लेंगे तो 4,93,000 आ जाएगा। स्टेट में वर्किंग कैपिटल से अपन को ज्ञात हुआ था इंक्रीज इन नेट वर्किंग कैपिटल, वो 25,000 आ जाएगा। टोटल इसका कर लेंगे 5,18,000, यहाँ का भी टोटल 5,18,000, सोर्सेज का भी टोटल 5,18,000 और यूजेज या एप्लीकेशन का टोटल भी 5,18,000। तो इस तरीके से आप पूरी तरीके से समझ में आगे होगा आपको कि किस तरीके से आपने अपने इसको बनाया। देखिए अब इस स्लाइड में जो है कोष प्रवाह विवरण का महत्व तो बताया गया है। जैसा आप जानते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट 2 बैलेंस शीट से इसका निर्माण किया जाता है। ये कोषों के आगमन और उनके उपयोग के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करता है, जो कि प्रबंधक, जो कि ऋणदाताओं, शेयर होल्डर्स, सरकार और जितने भी पक्षकार हैं जो उस कंपनी से संबंधित हैं, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करता है। तो कौन कौन से पक्षकार हैं जिनके लिए महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करता है? सबसे पहले जो प्रबंधकों के लिए, क्योंकि प्रबंधक जो हैं उनकी जिम्मेदारी होती है व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए, तो उन्हें जानकारी मिलती है। कार्यशील पूंजी का विश्लेषण का पूरा एक मानचित्र उनके सामने आता है। उनको नियोजन में सहायता मिलती है, अर्जनों का विश्लेषण करने में सहायता मिलती है, लाभांश नीति तय करने में सहायता मिलती है, कार्यशील पूंजी में कमी की जानकारी हो जाती है, उसका कारण की जानकारी हो जाती है, तुलनात्मक जो अध्ययन होता है विभिन्न मदों का वो उसके द्वारा कर लेते हैं, स्थायी संपत्ति की व्यवस्था उसके द्वारा कर लेते हैं, स्थायी संपत्तियों का प्रबंध उसके द्वारा कर लेते हैं, वित्त प्राप्ति के साधनों का, ये जितने भी भारी पक्षकर हैं उनको जानकारी हो जाती है। इसके अलावा जो अंशधारी हैं वो एक महत्वपूर्ण जो है व्यवसाय के स्वामी होते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड होते हैं कि संस्था से वित्त प्रबंध किस प्रकार से किया जाना है, क्या संस्था में उनका हित सुरक्षित है, लाभांश से उन्हें लाभ प्राप्त होगा या नहीं होगा, ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी उनको जो है कोष प्रवाह विवरण के माध्यम से हो जाती है। इसके अलावा जो ऋणदाता हैं ये विनियोजन करता है, उन्हें पता लग जाता है कि कार्यशील पूंजी वृद्धि का अनुमान लगाकर वो भावी प्रवृत्ति का विश्लेषण कर लेते हैं, उनकी पूंजी पूर्ण रूप से सुरक्षित है या नहीं है इसकी जानकारी हो जाती है, और उसके आधार पर ही वो उस कंपनी में या उस व्यवसाय में विनियोजन करने का या ऋण प्रदान करने का निर्णय लेते हैं। इसके अलावा शोधकर्ताओं के लिए बड़ा उपयोगी होता है। शोधकर्ता जो है इसका अध्ययन करते हैं, विभिन्न जो तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और जानकारी हासिल करते हैं कि वास्तव में कोषों का आगमन, कोषों का जो प्रबंध किया गया वो किस प्रकार से किया गया है, और वो उसके आधार पर एक अपना शोध को पूरा करते हैं। अन्य जो फर्में हैं उनके लिए भी ये बड़ा उपयोगी होता है कि उनको ये जानकारी मिल जाती है कि उनमें जो लाभदायकता क्यों नहीं बढ़ रही है। वो जब कोष अन्य संस्था के कोष प्रवाह विवरण का अध्ययन करते हैं तो उसके द्वारा उनको जानकारी मिल जाती है कि उनमें लाभदायकता किस प्रकार से बढ़ेगी। इसी तरीके से सरकार को भी बहुत मदद मिलती है क्योंकि सरकार जो है कर का निर्धारण करती है, तो कोषों के आगमन और कोषों के जो उपयोग के बारे में विभिन्न जो तुलनात्मक अध्ययन करती है, उसके द्वारा सरकार अपनी नीति का निर्धारण करने भी सरकार को बहुत सहयोग मिलता है। तो आपने ये कोष प्रवाह विवरण पर आधारित जो 5वां वीडियो लेक्चर है उसमें उदाहरण के माध्यम से आपने समझा जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और प्रपोज डिविडेंड और जो डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट था उसके माध्यम से अपन ने इसको समझा इसमें एक उदाहरण से, और आपने ये वीडियो लेक्चर देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको कैसा लगा ये जरूर आप बताइए कमेंट बॉक्स में जाके। जय हिंद, जय भारत।